हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। ये थ्योरम जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनका यूजेस जो है वो आपको कुछ क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ये इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है, इनका जो प्रूफ है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि ये जो थ्योरम है वो कैसे प्रूफ होती है, ताकि कई बच्चे जो है कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कहते हैं मैथ करके जाते हैं, कंप्लीट पूरा सिलेबस करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये थ्योरम जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। इसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो थ्योरम है हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली है, हम 2.2 की थ्योरम करने जा रहे हैं, मैंने गलत निकाल ली थी। तब तक सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। क्या दिया हुआ है आपको फर्स्ट थ्योरम में, आपको इसमें बताना क्या लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। आपको सबको पता है कि कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होती है, अब तक हम पीछे भी कॉन्ग्रुएंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 मोड एम। ठीक है, आपको ए एक्स अगर इस तरीके से दिया हो, ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होती थी, आपको रिमाइंड हो, अगर आपको याद हो कि हम लीनियर इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू मी 0, लाइक दिस लीनियर फॉर्म होती थी। तो बस यही इसका ही यूज किया हुआ है। अगर आपको याद ना रहे कि लीनियर अगर कॉन्ग्रुएंस की बात कर दी जाए, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम हो गया, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम। ठीक है, वेयर ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 0 मोड एम इज कॉल्ड ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम। इसने क्या बोला कि वेयर यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ए जो है वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 0 मोड एम के। एक कंडीशन हमेशा रहेगी, अगर आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंस है मतलब ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के, तो एक बात हमेशा याद रखने ना कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के अंदर ये कभी भी अकेला जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 0 मोड एम के। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं ए को एम से डिवाइड करूंगी तो कभी भी मेरा रिमाइंडर जो वो 0 नहीं आना चाहिए, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। इसके साथ में ये कंडीशन कंपल्सरी है कि अगर आपका लीनियर की इक्वेशन दे रखी है, लीनियर फॉर्म अगर कॉन्ग्रुएंस में गिवन है, तो कभी भी सिंपल ए जो है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 मॉड्यूलो एम नहीं होगा, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तब हम क्या कहेंगे, आप तब क्या कहोगे कि ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, तब आप कहोगे ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। क्लियर है, हैव डन, आई थिंक सो, सबको समझ आया। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने ए की जगह पर कुछ और मान लिया, ए की जगह पर मैंने मान लिया 4 है। अगर मैं ये कहूँ कि 4x इज इक्वल टू में 3 मॉड्यूलो एम, ठीक है, अगर ये वाली बात अगर की जाए कि 4x इज इक्वल टू में 3 मॉड्यूलो एम है मेरे पास, ठीक है, मतलब क्या है कि 4x से m से जब मैं 4x को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 3 है, लेकिन ये जो 4 है ना कभी भी 0 मॉड्यूलो m नहीं होना चाहिए, कि अगर मैं इस अकेले 4 को अगर इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आना चाहिए। आप डिवाइड करके देख सकते हो, कभी भी 0 जो वो नहीं आएगा। हैव डन, ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना है। नेक्स्ट जो प्रूफ है वो आपको मतलब अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना तो सिर्फ आपको ये जो है ना रूल एक तरह से बस ये ध्यान रखने हैं, इसका मतलब जो प्रूफ है वो करना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ एक्स नोड इज एन ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स, अगर आपको इसने बोला कि एक्स नोड इसका सोल्यूशन है, अब देखिए इसने क्या बात बोली है कि एक्स नोड जो है, एक्स नोड अगर आपका एक्स नोड अगर सॉल्यूशन है इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलम। तो देखो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा मतलब कि एक्स की जगह पर एक्स नोड लिख सकते हैं हम। क्लियर है, तो इसने बोला कि x1 इज एन इंटीजर,
अगर ये इसका सॉल्यूशन है और x1 कोई इंटीजर है सच दैट x1 कॉन्ग्रुएंट x नोड मोडुलो m गिवन है, मतलब इसने बोला कि इस तरीके से है और उसने ही बोला कोई x1 एनी इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमारे पास x नोड मोडुलो m है, तो आपको ये बताना है क्या x1 सॉल्यूशन होगा या नहीं, सॉल्यूशन इज और नोट, आपको ये बताना है यस या नो, कि अगर आपके पास x नोड बोल दिया उसका इसका सॉल्यूशन है, मतलब मैं ए एक्स नोड अगर करती हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी आती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। दूसरी इक्वेशन मुझे ये दे दी कि x1 कोई इंटीजर है जिसका कॉन्ग्रुएंट x नोड है। अब आप ये सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर जब आप x1 को m से डिवाइड करते हो तो x नोड आता है, मतलब x1 जो है वो बड़ा है किससे, x नोड से, x नोड इसका फंक्शन है, x नोड इसका सॉल्यूशन है, तो मतलब इसके अंदर x नोड एग्जिस्ट करता है। x1 बड़ा है, x1 के अंदर x नोड छिपा हुआ है, x1 के अंदर x नोड है, तो देखिए जब x नोड ही इसका सॉल्यूशन बनता है तो इससे बड़े वाला तो इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरी बात क्लियर हुई, बनेगा कि अगर x नोड खुद इसका छोटा पार्ट जब इसका सॉल्यूशन है तो x1 की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये तो थी आपको रिमाइंड रखने वाली बात, ठीक है, कि अगर x नोड कोई सॉल्यूशन है किसी का और x1 एनी इंटीजर है जिसके अंदर x नोड भी है, तो आप क्या कहोगे कि x1 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैं प्रूफ करके बता रही हूँ आपको कैसे आपको इसको प्रूफ करना है। टू प्रूफ अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आपको उसने क्या बोला कि x नोड इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो m। अगर हम इसकी बात करें तो ये x नोड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ b मोडुलो m, मैं इसको लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, इट गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, गिवन ये है कि x1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है x नोड मोडुलो m, ठीक है, ये वाली चीज है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों, क्योंकि मुझे इसके इक्विलेटरल लेके आने के मतलब इक्वल लाने के लिए मैंने एक यहाँ कर दिया ax1 और यहाँ हो गया ax नोड मोडुलो m कर दिया, मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को चेक करती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात अगर की जाए तो देखिए इस इक्वेशन में ये वाली चीज है, यहाँ क्या गिवन है, यहाँ b है तो यहाँ ax नोड गिवन है ना, तो मैं ax नोड की जगह पर, देखिए ax नोड की जगह पर मैं b मोडुलो m लिख सकती हूँ ना, यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, ax1 इज इक्वल टू में मैंने लिख दिया b मोडुलो m। अब आप कहोगे b मोडुलो m तो यहाँ एक पहले मोडुलो m था और एक ये हो गया, दो नहीं लिखे जाते बेटा, एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ax नोड की जगह पर b कर दिया और ये मोडुलो m हो गया, तो देखिए ऑटोमेटिक ही x1 भी इसका सॉल्यूशन आ गया। मैंने क्या कहा था, x नोड अगर सॉल्यूशन है तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी, ऐसे, और अगर x1 भी इसका सॉल्यूशन है तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी, x की जगह पर x1 आ जाएगा, तो यही फॉर्म मेरी बन चुकी है। देन यू कैन से दैट कि x1 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ ax1 ax b मोडुलो m। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोरम भी आपकी जो है प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका ये सिंपल रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से द लीनियर कॉन्ग्रुएंस आपको गिवन है, कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m वेयर a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो m। देखो इसने क्या बोला, अगर इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस है जहां पर a नॉट कॉन्ग्रुएंट है 0 मोडुलो m, हैज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन रखता है इफ एंड ओनली इफ a और m का जो GCD है वो डिवाइड करेगा b को, am का GCD डिवाइड्स b, am का जो GCD है वो किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा। ये कैसे, देखिए आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टी थी वही है कि अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंस है और a नॉट कॉन्ग्रुएंट है तब एक सॉल्यूशन और बनेगा,
वो क्या सॉल्यूशन बनेगा कि ए और एम जो ये आपको गिवन है ना, इसका जो जीसीडी होगा उस डिवाइड करेगा बी को। क्या करेगा? ए एम का जो जीसीडी है वो बी को डिवाइड करेगा। देखिए अब आपको ये पता है, इसमें से मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देती हूँ कि आपको ये पता है कि ए एक्स कोंग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, आपको एम इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हो, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर बी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अगर रिमाइंडर बी आ रहा है तो वो क्या है? सबसे छोटा है, वो ए से भी छोटा है और एम से भी छोटा है, तभी रिमाइंडर मेरा जो है आता है। ठीक है, वो छोटा है, मान लीजिए ये छोटा है। ठीक है, तो इसने यही कहा कि ए एम का जो जीसीडी है वो डिवाइड्स करेगा बी को। ठीक है, इसका जो जीसीडी निकलेगा वो बी को डिवाइड करेगा। कैसे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एम के, ये बात मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब देखिए ये इसके गिवन है। अगर मैं मान लूँ कि एक्स नोड कोई सॉल्यूशन ले लिया, एक्स नोड बी एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स नोड कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, बी मॉड्यूलो एम है। अब ये देखिए अगर ये चीज अगर आ जाती है तो क्या होगा कि एम जो है, अगर मैं देखो अगर मैं माइनस बी कर दूँ, उधर माइनस बी ले जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि m जो है वो ए एक्स नोड माइनस बी को डिवाइड करेगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इस चीज़ को, ये रिजल्ट पीछे से आया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि m जो है वो ए एक्स नोड माइनस बी को क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे 5 है, अगर इसको आप करते हो तो 1 रिमाइंडर आया, तो कैसे बनेगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई तो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ना, जो यहाँ पर आ रहा है वही इंटीजर यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या माना, उसको के मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये m है और ये क्या आ गया, तो m के की मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे ए एक्स नोड माइनस बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास? के एम हो गया, जो कि के जो है वो बिलोंग करेगा किसी इंटीजर z से। ठीक है, हो गया क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए एक्स नोड माइनस का के एम इज इक्वल टू में अगर बी ले लूँ, ठीक है, बी ले लिया मैंने, हो गया। तो अगर इतना मेरा होने के बाद मैं क्या कह सकती हूँ कि लेट कर लेती हूँ, लेट ए एम का जो जीसीडी है वो डी के बराबर है। लेट कर लिया, मुझे खुद भी नहीं पता जीसीडी क्या है, क्योंकि अगर कोई इंटीजर वैल्यू होती तो मैं उसका एचसीएफ निकाल भी सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं उसका जीसीडी कुछ ना कुछ लेट करके चल लेती हूँ कि उसका जीसीडी मैंने मान लिया डी है। अब इसका जीसीडी अगर मेरे पास डी है तो आपको पता है इसका जीसीडी अगर डी है तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे? जैसे 4 और 6 ले लिया, मैं कहूँ इसका जीसीडी क्या है? 2 है, तो देखो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा, तो यही यहाँ पर डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसको भी डिवाइड करेगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? अगर इस तरीके से अगर बात आ जाती है तो हमारे पास पीछे जब डिविजिबिलिटी हमने रूल किया था उसमें क्या था कि हम कोई भी इंटीजर ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास ए एक्स नोड जो है माइनस बी गिवन है, तो मैं क्यों ना, ए मेरे पास है तो इंटीजर कोई भी ऐड करके घटा भी सकती हूँ मैं और ऐड भी कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, माइनस का के एम वाला सेम। ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए एक्स नोड माइनस का के एम, जबकि ये किसके बराबर है? बी के, तो डी डिवाइड करेगा बी को भी, इट मीन्स तो यही बात हो गई। यही मुझे प्रूफ करना था, लेकिन इसने इफ एंड ओनली इफ अगर लगा दिया तो मुझे कन्वर्ज भी प्रूफ करना है इसका, मुझे इसका कन्वर्ज भी प्रूफ करना है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो आपको ये बताना है कि जो आपके पास ए एक्स नोड और ये आता है
ये कैसे आया भाई? इससे अगर डी बी को डिवाइड करता है तो कॉन्ग्रुएंस वाली, लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी? अब मुझे ये प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते आप, बट थोड़ा सा है। तो कैसे करेंगे हम इसके अंदर कन्वर्स प्रूफ करने के लिए? अब हमें गिवन क्या है? आपको गिवन है डी डिवाइड करेगा बी को, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? देन टू प्रूफ में अगर हम ले तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम होगा, ठीक है, हो गया। तो अगर डी डिवाइड करता है बी को तो कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो बी जो है वो करेगा के डी, इंटीजर एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। वेयर के इज एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर, के क्या कोई इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अगेन अगर बात करूं तो डी जो है वो क्या है? आपने पहले लिया था ना, डी जो है वो क्या है? ए एम का जी सी डी है। डी जो है वो जी सी डी है किसका? ए एम का। अगर डी जी सी डी है ए एम का तो यहाँ पर कोई एग्जिस्ट करा दे, कोई भी एनी नंबर, देन एनी इंटीजर एग्जिस्ट। देखिए एक बात और बता दूं, कई बच्चे ये कहते हैं कि आपने डिटो बुक का उतार दिया। देखिए थ्योरम जो होती है उसमें हम ना तो कोई चेंज कर सकते हैं। आपने 10th में भी थ्योरम पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है, आप सब बच्चे 10th में थ्योरम करके आ चुके हो, ठीक है। तो आपने 10th में 6th 7th 8th 9th की भी थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है। 12th में तो थ्योरम थी ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि वो जो थ्योरमें होती हैं एग्जैक्ट ही आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि जो थ्योरम होती है या प्रेमे जिसे आप बोलते हो उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बस क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। समझने से क्या होता है कि हमें ये कंसेप्ट पता चल जाता है कि भी ये कैसे होता है, कैसे नहीं हुआ, और हमें है ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ वहाँ से उठाई गई थी इसलिए ये यहाँ आई, ठीक है। होती वही चीज़ है, सेम एज इट इज आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में लगा सकते हो आप, कोई भी चेंज कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप थ्योरम के अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई इंटीजर ले लिया एक्स नोड और कोई इंटीजर ले लिया वाई नोड। इससे क्या होगा, अगर मैं ऐसा ले लेती हूँ, आपको याद हो तो अगर किसी का जीसीडी डी होता है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में आया था ये, हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स नोड प्लस में ये एम लेकर एम वाई नोड इज इक्वल टू में डी कर सकती हूँ, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ डी के साथ के भी चाहिए था, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के एक्स नोड प्लस में एम के वाई नोड इज इक्वल टू में डी के हो गया, ठीक है। डी के की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए के एक्स नोड प्लस में के एम वाई नोड इज इक्वल टू में बी, ठीक है, लिख सकते हैं हम, है ना। अब हम ये चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ये चीज़ लिख दी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मुझे अगर मैं ऐसे कर दूं, मुझे ए चाहिए, देखो मुझे ए एक्स चाहिए, ये पूरा पूरा मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। मेरे पास बी आ गया, ये मुझे चाहिए था, कोई नहीं, ये आ गया। अब ये इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो ए के एक्स नोड माइनस बी इज इक्वल टू में ये उधर चला गया, तो माइनस का के वाई नोड एम चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब आपको पता है अगर मैं गुणा में है तो m इसको पूरे को डिवाइड करेगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि m डिवाइड करेगा किसको, a के एक्स नोड माइनस बी को डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो कोई भी इंटीजर भी एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर आप लिख सकते हो कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो a के एक्स नोड कॉन्ग्रुएंट होगा बी मोडुलो एम के। कैसे, ये वाली बात देखो, थोड़ा सा ये वाली चीज़ अब कैसे आई। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया था आपको,
अभी करवाया है, इसमें मैंने क्या बताया कि अगर आपको ए एक्स नोड इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब क्या है कि ए एक्स नोड माइनस बी जो है वो एम इसको डिवाइड करता है। मैंने यहाँ से ये चीज़ निकाली थी ना, ए एक्स नोड माइनस बी करेंगे तो एम इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एम इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो ये चीज़ मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना। अगर एम इसको डिवाइड करता है तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है। अब देखो अगर एम इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मैं क्या कर देती हूँ कि के एक्स नोड को मैंने मान लिया लेट के एक्स नोड इज इक्वल टू में एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो रिजल्ट जो है वो मेरा प्रूफ हो चुका है। कि उल्टा हो सकता है कि अगर आपको गिवन ये बात हो कि ए एम का अगर जीसीडी डिवाइड करता है, डिवाइड्स बी, ठीक है, अगर बी ए एम के जीसीडी को डिवाइड करता है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एम जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कन्वर्ज हो सकते हैं, ये गिवन है तो ये लिख सकते हो, अगर ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बस यही रूल आपको लर्न करना है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, अगर आपको ये गिवन है तो आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो। थर्ड जो क्वेश्चन है वो लंबा है, ठीक है, और आपका इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर फिर भी आपको लगे नहीं हमें पूरी थ्योरम करनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी के, सॉरी ये क्या दिया कि ए एम का जो जी सी डी है वो डी के बराबर है और डी डिवाइड करता है बी को। देखिए क्या बोला उसने कि ए एम है, उसका जीसीडी आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है, और कोई भी इंटीजर है डी डिवाइड करता है बी को, ठीक है। इनका जीसीडी डी है और बी, इसका मतलब बड़ा मिलेगा, बी जो है वो बड़ा है क्योंकि डी उसको डिवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है, उसने बोला तो प्रूफ दैट लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन, कि एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन हो उसका विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम। क्या बात बोली है, देखो इसने क्या बात बोली है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन रखी, ठीक है। कैसे अभी बताती हूँ। कहने का मतलब ये है, इसने बोला कि डी जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब डी इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन इसने ये भी बोला कि विचार इनको, कहने का मतलब ये कि सारे डी जो है ना वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए इसका, इनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होंगे इस सॉल्यूशन के। क्लियर है कि इसने बोला कि ए एम का जो जीसीडी है वो डी है, ठीक है, डी डिवाइड करता है बी को, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो है हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन, ये एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन सारे डी सॉल्यूशन को ये इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम नहीं रखेगा। तो ये आपको पता चला कि सभी जो है वो, ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ आपको दिया हुआ है कि ऑल दीज डी सॉल्यूशन आर इनकॉन्ग्रुएंट, कि जितने भी डी सॉल्यूशन होंगे ना, जितने भी डी सॉल्यूशन होंगे, कहने का मतलब है कि जो डी आप इसके अंदर रखते हो और ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर डी को अगर आप इसके अंदर एग्जिस्ट कराते हो या डी इसका सॉल्यूशन है एग्जैक्टली, तो वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और अगर इसका यूज आएगा तो मैं आपको करवा दूंगी। ये जो एक थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, आप इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। क्या दिया हुआ है कि इफ ए एम, इसका जीसीडी 1 है, ठीक है, ए एम आर को प्राइम नंबर। देखो अगर किसी का जीसीडी 1 होता है तो वो क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। देन प्रूफ दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स बी मॉडुलो एम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक होगा। अगर इसका जीसीडी 1 है तो आपको बताना है उसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करवा सके, समझ सके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका रिजल्ट भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपको न्यू वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू, बाय बाय।